शहर के बीचों बीच एक पुरानी सी तंग गलियों वाली बस्ती थी। नाम था किशनपुरा। यहाँ पर सुबह चाय की खुशबू, सब्जी वालों की आवाजें और बच्चों की शोरगुल से ही दिन की शुरुआत होती थी। इन्हीं गलियों के कोने में एक ठेला था, माखन लाल पकौड़ा सेंटर। माखन लाल नाम तो बहुत मीठा था, पर आदमी इतना ही उल्टा। बस्ती में उसका एक ही नाम था, बेईमान पकौड़े वाला। गाता रहे मेरा दिल, पकौड़े मेरी मंजिल। एक बार जो खाए मेरे पकौड़े, खा के हो जाए खुश दिल। उसी समय एक ग्राहक शिकायत करते हुए आया। अरे भाई, ये कैसे पकौड़े हैं? इनमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। अरे चाचा, पकौड़ों में तो कोई कमी नहीं है, मैं अच्छा सामान डालता हूँ। अरे चाचा, इस उम्र में इतना गुस्सा करना ठीक नहीं। आपकी उम्र ज्यादा हो गई है, इसलिए स्वाद नहीं आ रहा है। तभी चाचा का पारा चढ़ गया। वो बोले, सुधर जा माखन लाल, सुधर जा। सभी को पता है तू कितना अच्छा सामान डालता है। वो ग्राहक गुस्से में वहां से चला गया। माखनलाल मन ही मन बुदबुदाया। इतनी महंगाई बढ़ चुकी है और इनको स्वाद चाहिए। सारा मूड खराब कर दिया सुबह सुबह। ओ माखनलाल, जल्दी से पकौड़े दो। अभी देता हूँ। तेल में 4 दिन की तलछट, बेसन में चने के छिलके मिलाकर चमकदार रंग और पकौड़ों में आलू कम, हवा ज्यादा। ऊपर से बात इतनी चिकनी कि कोई शिकायत करे तो वो कह देता, अरे भैया, घूम घूम के देख लो, इतने सस्ते पकौड़े पूरे शहर में नहीं मिलेंगे। पूरी बस्ती जानती थी कि उसके पकौड़े पेट नहीं, बीमारी देते हैं। पर क्या करे जनता, सस्ता होने के कारण ग्राहक फिर भी आ ही जाते और माखनलाल अपनी बेईमानी पर दिन ब दिन और घमंडी होता जा रहा था। अरे भाई, कैसे फीके पकोड़े बनाए हैं तुमने? और क्या 20 रुपए में पूरा दुकान दे दूं तुम्हें? एक सुबह बस्ती में 2 नए चेहरे दिखे। एक था सुमित, जो कॉलेज में पढ़ता था, तेज तर्रार और निडर। दूसरी थी रिया, जो अभी अभी पत्रकारिता की पढ़ाई शुरू की थी। दोनों को किसी प्रोजेक्ट के लिए बस्ती में आम लोगों के जीवन पर लेख लिखना था। अरे सुमित, मुझे बहुत भूख लग रही है, चलो कुछ खाने चलते हैं। अरे सुमित, क्या तुमने कोई आवाज सुनी? शायद कोई पकौड़े बेचने वाला है, चलो चलते हैं। भूख तो मुझे भी लगी है, चलो चलते हैं। घूमते घूमते दोनों माखन के ठेले तक पहुँचे। 20 रुपए में तीखे चटपटे पकोड़े, एक बार खाओगे बार बार आओगे। रिया ने पूछा, भैया एक प्लेट आलू पकौड़ा देना। माखन ने मुस्कुराकर कहा, बेसन के फूले फूले गर्मा गर्म पकोड़े बनाए हैं बिटिया जी। मेरी दुकान के पकोड़े खाए बिना बस्ती का स्वाद पूरा नहीं होता। और दिल में सोचा, नए लोग हैं, 2-4 दिन फंसेंगे, फिर समझ जाएंगे। पकौड़े आए। रिया और सुमित ने चखा और दोनों ने एक दूसरे को देखा। सुमित बोला, इसमें आलू कहाँ है? ये तो जैसे हवा के पकौड़े हैं, स्वाद भी अजीब है। माखनलाल तुरंत बोला, अरे जी, ये स्पेशल पकोड़े हैं। आलू इतना पतला कटा रहता है कि दिखता नहीं। डाइट पकौड़ा साहब। सुमित को गुस्सा आ गया। डाइट नहीं, चालाकी है ये। माखन ने आवाज ऊंची कर दी, देखो जी, मेरी दुकान है, मेरे पकोड़े हैं, जो नहीं खाना हो सामने निकाल जाओ। रिया और सुमित समझ गए कि ये आदमी सिर्फ बदतमीजी नहीं बल्कि खतरनाक भी है। उन्होंने ठान लिया कि इसके सच को सामने लाना है। अगले दिन उन्होंने देखा कि माखनलाल बहुत सस्ते दाम में पुराना काला पड़ चुका तेल खरीद रहा है। इससे सस्ता तेल दे दे, खाने वाला रंग तो दे दे, और वो तो दे दे। अरे थोड़ा धीरे बोल माखनलाल। रिया और राहुल दोनों एक पेड़ के पीछे छिप गए थे और उन्होंने सब कुछ सुन लिया। फिर बेसन में किसी पाउडर का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे रंग तो आ जाता है मगर स्वाद और स्वास्थ्य दोनों बिगड़ जाते हैं। सुमित ने मोबाइल कैमरा ऑन कर दिया। तभी रिया पकौड़े वाले के पास गई। रिया बातचीत में उसे उलझाती रही। तभी माखनलाल ने देखा कि रिया उसका वीडियो बना रही है। वो लाल पीला हो गया। अरे ओ, क्या कर रही हो? वीडियो क्यों बना रही हो? बंद करिए। रिया ने शांत होकर कहा, हम पत्रकार हैं, लोगों के खाने में मिलावट कर रहे हो, जनता को बीमार कर रहे हो, हम ये सब दिखाएंगे। माखनलाल और गुस्सा होकर बोला, मैंने कहा बंद करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। सुमित आगे आकर खड़ा हो गया। अच्छा नहीं होगा तो क्या करेगा? हमें धमकी देगा? एक तो बेईमानी करते हो, ऊपर से अकड़ दिखा रहे हो। देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई थी। सब जानते थे कि
कि माखन गलत है, पर कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था। सुमित और रिया ने लोगों को हिम्मत दिलाई। क्यों चुप रहते हो? आपकी वजह से ये आदमी बेईमानी करता है। अगर आप सब मिलकर इसका विरोध करें तो इसके पकौड़े बिकेंगे ही नहीं। कुछ लोग आगे बढ़े, कुछ डरकर पीछे हट गए। माखनलाल भीड़ देखकर और उग्र हो गया। मेरे खिलाफ जा रहे हो? फिर सबके पकौड़े बंद। लेकिन इस बार भीड़ से आवाज आई, तुम मिलावटी पकौड़े खिलाते हो और हमें ही घमंड दिखा रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है माखनलाल? बेईमान पकौड़े रख कौन खाता है? आज हम सब इसका बहिष्कार करेंगे। भीड़ के जाने के बाद माखनलाल को पछतावे की जगह और गुस्सा आया। उसने सोचा, इन दोनों नए लड़के लड़की ने पूरा धंधा चौपट कर दिया, अब बदला लेना पड़ेगा। उसने रात में सुमित और रिया को रोकने की साजिश रची, लेकिन वो भूल गया था कि सच का सामना करना आसान नहीं होता। तभी माखनलाल ने कुछ गुंडे को कॉल करके बोला, इन दोनों को अच्छे से धमकाओ और उनको छोड़ना नहीं। अच्छा हुआ उस बेईमान पकौड़े वाले के साथ। उस रात जैसे ही दोनों घर लौट रहे थे, माखनलाल ने अपने 2 गुंडों को भेज दिया। उन्होंने रास्ता रोक लिया। ए छोरा छोरी, तुम दोनों को पोल पट्टी खोलने का बहुत शौक है क्या? अब तो तुम दोनों गए। लेकिन रिया घबराई नहीं। उसने तुरंत मोबाइल से लाइव वीडियो ऑन कर दिया और बोली, माखनलाल हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। देखिए, माखनलाल अपने गुंडों से हमें धमकवा रहा है। लोग कमेंट करने लगे। वीडियो फैल गया। थोड़ी ही देर में बस्ती के लोग आ गए और गुंडे डर कर भाग गए। तुम दोनों का बहुत धन्यवाद बच्चों, तुमने हमारे स्वास्थ्य के लिए आवाज उठाई। अब माखनलाल नहीं बचेगा। पूरा किशनपुरा जान गए कि माखन सिर्फ मिलावटखोर नहीं, बल्कि लोगों को धमकाने वाला भी है। बस्ती के बुजुर्ग चौधरी साहब बोले, आज पंचायत लगेगी, सारा सच सुना जाएगा। माखनलाल भी मजबूरी में आ गया। सबके सामने रिया ने उसके वीडियो चलाए। पुराना तेल, मिलावट, धमकी, गुनाह। बुजुर्ग चौधरी साहब बोले, शर्म करो माखनलाल, तुमने गांव वालों के साथ धोखा किया है, सबके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया है। भीड़ गुस्से से भर गई। शर्म करो, इतने साल तुमने हमें बीमार किया। माखनलाल का चेहरा उतर गया। अब उसे समझ आ गया कि वो पकड़ा जा चुका है। माखनलाल ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं अपने बुरे व्यवहार के लिए सभी से माफी मांगता हूँ। मैं वादा करता हूँ, मैं अब कभी भी खाने में मिलावट और बेईमानी नहीं करूँगा। मुझे क्षमा कर दीजिए। पंचायत ने फैसला किया, माखनलाल अगले 3 महीने पकौड़े नहीं बेचेगा। उसे साफ तेल, साफ बेसन, ताजी सब्जियां इस्तेमाल करनी होगी। दुकान में सफाई रखनी होगी। बेईमानी करते पकड़ा गया तो स्थायी पाबंदी लगेगी। माखनलाल को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सिर झुकाकर कहा, मैं सुधार करूँगा, मुझे एक मौका दीजिए। 3 महीने बाद माखनलाल ने वापस दुकान खोली। इस बार सब कुछ नया था। चमचमाती कढ़ाई, साफ तेल, असली बेसन, ताजे आलू। लोग झिझकते हुए आए। किसी ने कहा, देखते हैं सच में सुधरा है या नहीं। पहला पकौड़ा खाते ही वो बोला, ये तो पहले से 100 गुना बेहतर है। एक बुजुर्ग बोले, बेईमान पकौड़े वाला आज ईमानदार बन गया। शाबाश माखनलाल बेटा। माखनलाल की आंखों में पानी आ गया। उसने कहा, गलती मेरी थी, लेकिन इंसान गलतियों से ही सीखता है। रिया और सुमित भी आए। माखन उनके पैरों पर झुक गया। धन्यवाद, आपने मेरी जिंदगी सुधार दी। रिया ने मुस्कुराकर कहा, हमने सिर्फ सच दिखाया, बदलाव तुमने किया। धीरे धीरे बेईमान पकौड़े वाला अब ईमानदार माखनलाल के नाम से मशहूर हो गया। उसकी दुकान पर भीड़ लगने लगी, साफ सुथरा काम होने लगा और माखनलाल समझ गया, सस्ती कमाई कभी सुख नहीं देती और ईमानदारी का तला हुआ पकौड़ा हमेशा सबसे स्वादिष्ट होता है। कड़ी मेहनत और ईमानदारी में वह स्वाद है जो बेईमानी में नहीं है। अंत में ईमानदारी जीवन का एक ऐसा सिद्धांत है जिसे अपनाकर हम न सिर्फ बेहतर इंसान बन सकते हैं, बल्कि एक बेहतर समाज भी बना सकते हैं। आप भी मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। हम भी आपके लिए ईमानदारी से वीडियो बनाते हैं। जल्दी से काली स्टोरी टून्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आप सभी का धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।